नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो 2021 में प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला पोर्शन है वो है भारतीय इतिहास। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को सुमेलित करना है। कोई कौन सा सुमेलित नहीं है तो पूछ रहा है। फाहियान 399 से 414 AD, ह्वेनसांग 629 से लेकर 645 AD, एत्सिंग 679 से 695, अल-मसूदी 957 AD। तो इसमें विदेशी यात्रियों में कौन कब नहीं आया तो फाहियान 399 से 414 AD के बीच में, ह्वेनसांग 629 से लेकर 645 तक, एत्सिंग 671 से लेकर के 693 AD तक आया है। तो अल-मसूदी 915 से लेकर 916 तक आया है। तो इसमें 2 का गड़बड़ दिया है, इस वजह से इसको ऑप्शन लेकिन आयोग ने सही माना था। फिर निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं द्वारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो कौन से ऐसे भारत में राजा हुए हैं जिनको जनता द्वारा, जैसे कि हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन। तो गोपाल तो एक थे, इसमें से कूट दिया है। कौन कौन से हैं तो सी ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा, तो 2 और 4, यानी कि नंदीवर्मन पल्लवमल और गोपाल को। तो शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 ईस्वी लगभग शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य अशांति एवं व्यवस्था से ऊबकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव मल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं तो हर्षवर्धन के राजवंश का सबसे प्रतापी शासक जो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका जन्म 591 ईस्वी लगभग हुआ था। यशोवर्मन की राजधानी कनौज थी तथा इसका कार्यकाल 700 से 740 ईस्वी के मध्य रहा था। मध्यकालीन इतिहास में क्या है तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो यह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में पूछा है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसमें से सी है, यानी कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म के से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर से के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है। तो इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में किसके विरुद्ध, तो ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह के खिलाफ लगा था। किनारे लगा उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रैहान ने किया था। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश दिया है, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई। दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुआ था। मुगल साम्राज्य आ गया तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, ये शुजाउद्दीन मोहम्मद खां या अलीवर्दी खां। तो ये कौन सा, मुर्शीद कुली खां था। 1719 के आसपास हम देखते हैं जो भारत में प्रांतीय राज्य हैं काफ़ी आए हैं। तो उसमें से बंगाल हो गया, अवध हो गया और हैदराबाद है, ये सारे उसी समय आए थे। तो मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन, मुर्शीद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी क्या है तो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किए थे, जो मुर्शीद कुली खां हैं। 1719 ईस्वी में फारूक सियर द्वारा मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया गया था। वर्ष 1727 में शुजाउद्दीन, 1739 में अलीवर्दी खां तथा 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। हम देखते हैं सिराजुद्दौला के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर विविध में है तो निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बाला है, लाहना है, मर्दाना है या श्रीचंद। तो बी लाहना, जो उनका शिष्य थे उनको घोषित किया था। गुरु नानक द्वारा लाहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लाहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया। तो गुरु अंगद जो हैं, जो दूसरे गुरु हुए हैं वही घोषित किए गए हैं। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गाँव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्रीचंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे। तो जो गुरु नानक देव के बाद में जो अंगद हुए हैं दूसरे गुरु हुए हैं सिख धर्म में। फिर आगे देखते हैं आधुनिक इतिहास में तो मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। तो निम्नलिखित में से
कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनीज। तो ये पीटर मुंडी जो था ये वहाँ का पुर्तगाल का नहीं था। तो भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। विकल्प में दिए गए अन्य सभी यात्री दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस तथा फर्नाओ नूनीज जो थे ये पुर्तगाली यात्री थे। आगे बात करते हैं कि जो भारत में आंदोलन हुए हैं उसमें से कौन सा? तो निम्नलिखित घटना विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो लाला हरदयाल द्वारा जो गदर पार्टी की स्थापना, फिर GK गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। हिक्की केस जो बंगाल गजट का प्रकाशन है, तो सर विलियम जोस द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। देखो ये 1784 हो गई आपकी। हिक्की बंगाल गजट ये भी 80 के आसपास 1780 के आसपास हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले वाला जो है ये 1905 में हुआ था, और गदर जो है ये 1913-14 के आसपास हुआ था। तो इस तरीके से क्या कह रहा है कि व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका इन दोनों में से जो हम देखेंगे D-C-D, तो इसमें सबसे पहले कौन? बी होगा, यानी कि तीसरा सबसे पहले हुआ है। बंगाल गजट 80 के आसपास हुआ है, उसके बाद हाँ 80 में ही हुआ है। बंगाल गजट 80 में हुआ है। उसके बाद में फिर अगला है जो विलियम जोस द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई है, और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको भारत सेवक समाज भी कहते हैं। उसके बाद में फिर हम देखते हैं जो ये गदर पार्टी तो 1913 में स्थापित हुई थी। USA के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना 10 जून 1800 को ईस्वी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। फिर उसके बाद इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो कौन कौन से इसमें कूट सही है? इसमें का बी ऑप्शन सही है। बी मतलब क्या है कि दूसरा वाला सही है। इसका मेन काम था कि भारतीय अधिकारी थे उनको भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, किंतु 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। तो उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी कंपनी के होते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। विलियम कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। उसके समय के फिर क्या है? तो पहला कारण दिया गया है, फिर कथन और कार्य दिया गया। तो इसमें कह रहा है कथन, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया है। वो कारण क्या है? तो वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही? तो सी। मतलब क्या है कि ए और दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि एक कथन देता है, उसका फिर कारण देता है, पूछता है कि कारण सही है या कथन गलत है, या कथन कारण दोनों गलत है या दोनों सही है, व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से रहता है। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं उनके कष्टों से परिचित हो सकें और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो सके। अतः दिए गए विकल्पों में से कथन और कारण दोनों सत्य हैं। फिर भारत में यानी कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो इसमें कह रहा है कि 1919 में पहली बार हुआ है क्या? फिर कह रहा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी है, यानी कि दोनों सही है। 1919 में हमने बताया था जो भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया था, और 1941 तक भारतीय जो से प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी संख्या ब्रिटिश अधिकारियों से ज़्यादा हो गई। तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, जिसका गठन 1926 ईस्वी में किया गया था। इसी अधिनियम के तहत पहली ICS परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई थी। फिर आगे कह रहा है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे। तो क्या नाम था इनका? मनोरंजन था। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखी गई थी। इसकी रचना की गई थी। यह कविता 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था। आगे कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो बी, गोरखपुर में दी गई थी। 9 अगस्त
2023 को, मतलब 9 अगस्त को ही काकोरी वाला जो केस हुआ था उसको इन लोगों ने अंजाम दिया गया था। तो अब पिछले 2022 में जो यूपी सरकार है उसने जो काकोरी कांड था उसका नाम बदल के काकोरी एक्शन कर दिया है, कार्यवाही, क्योंकि षड्यंत्र तो दूसरे के लिए हो सकता है लेकिन हमारे क्रांतिकारी भारत के पक्ष में थे, तो इसको मतलब नकारात्मक से सकारात्मक देने का प्रयास किया गया है कि ऐसा न लगे कि ये किसी के पर षड्यंत्र कर रहे थे। तो इसमें कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्शन किया है, मतलब कार्यवाही की है, तो इसको सम्मान के लिए किया गया। ऐसा तो क्या है, 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और रोशन लाहिड़ी को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, तो अभी हमने इसमें बात भी की है। आगे करें, नीचे दिए गए कथन, एक को कथन कहा गया, दूसरे को कारण, वही कारण कथन वाले आ गए फिर से। तो कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो कब दिया, इसमें कारण क्या है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो कारण सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। कारण गलत है, क्यों, क्योंकि उन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उस समय त्यागी थी। तो सी दे रहा है, क्या है, तो ए सही पर आर गलत है। क्या है, दिए गए कथनों में से ए सही पर आर गलत, परंतु क्या है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, न कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ये कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार, तो इसमें कौन से दरोगा साहब जो थे यही कंपनी के क्या कहे जाते थे, स्थानीय बहादुर की शान शौकत कहे जाते थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंडनायकों को जिले के पुलिस भार को दे दिया गया। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस का प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार भूस्वामी होते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो ये कह रहा है 2023 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करना, ये करंट का क्वेश्चन आ गया है। तो अगला फिर हम देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनके पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। रेणुका, हुंकार, रसवती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी आदि इनकी जो मुख्य प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे बात करते हैं कि कौन सा सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग सही करना है, तो चयन करना है इनका। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध है 1803 से लेकर 1805 के बीच में, मतलब इसका सामने दिया है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब, तो 1780 से लेकर 84। आंग्ल मराठा युद्ध 1878 से लेकर के 80। आंग्ल अफगान युद्ध तो 1750 से लेकर के 1754 के बीच में, इस तरीके से कहा गया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है उसे इसमें देना चाहिए था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। हाँ, द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से लेकर 1805 में हुआ है। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, तो आपका कहाँ गया, चला गया आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1800। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कहाँ गया, 1878 से लेकर 1880 हो जाएगा। इस तरीके से 2 मिलाकर के देखिए क्या बन रहा है। तो इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब, 1780 लेकर 1784। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से लेकर 1754। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 तक हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो करजन वाइली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार का जो प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया था, तो इनको मिलाना है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 4 जनवरी 1881 को किया गया है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 को। करजन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद द्वारा तो 1912 में अल हिलाल जो पत्रिका थी इन्होंने शुरू की थी। उसके बाद कह रहा है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है। तो जो सैन्य बल था ब्रिटिश भारत का उस पर कितना केंद्रीय राजस्व का व्यय होता। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर विकल्प ए को माना है, 52% होता था। मतलब
ये माना है, लेकिन इसमें तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कितना लगभग 52% व्यय होता था। इसका कारण यह था कि सेना एक से अधिक उद्देश्य पूरे कर रही थी। मतलब एक तो भारत में ब्रिटिश जो सुरक्षा है उसको मजबूत कर रही थी, और जो युद्ध है वो भी लड़ रही थी। उस समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के कारण भारत की रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने और मजबूत बनाने का प्रमुख साधन थी, परंतु इसका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जाता। इसीलिए बाद में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेनेज थ्योरी दी है, जो वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी है, कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसी वजह से इन्होंने दिया है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो भारत का भूगोल का है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये बी वुलर झील है। जम्मू कश्मीर, यानी कि जब वुलर झील जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे पानी की बृहत्तम झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। कोलेरू झील, गोखुर झील का मतलब होता है इस तरीके से बनी है, ये ऐसे नदी निकली है, उसके आसपास ऐसे झील बनी है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की झील है। नल सरोवर जो है गुजरात में स्थित है। यह रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित भारत की आर्द्रभूमि स्थल भी है। सांभर झील राजस्थान में स्थित भारत की बृहत्तम अंतःस्थलीय झील है। तो भारत की जो अंतःस्थलीय मतलब कि जो मुख्य भूमि के अंदर है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, जो भारत के 60% नमक की आपूर्ति करती है। ध्यातव्य कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा की कौन सी है, चिल्का झील को माना है। यह लैगून झील है। फिर कह रहा तमरिया जनजाति भारत के निम्न से किस राज्य में पाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान यानी कि झारखंड में तमरिया पाई जाती है। पहले यह पिछड़ी जाति के अंतर्गत आती थी, जिसे वर्ष 2014 में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया। झारखंड की अत्यंत अन्य जनजातियां हैं मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया, पहाड़िया आदि। झारखंड में काफ़ी ज़्यादा जनजातियां हैं, इस वजह से जनजाति प्रदेशों के रूप में उसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, ये गर्म जल के झरने कहाँ कहाँ हैं। उड़ीसा तप्तापानी, महाराष्ट्र में बजेश्वरी, गुजरात में नारायणी। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में तप्तापानी है, महाराष्ट्र में बजेश्वरी है, राजस्थान में नारायणी है। आगे कह रहा मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना, कृषि आदि। तो इनको भी सुमेलित करना है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी देखते हैं उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में। काली मिट्टी इसको दक्कन का सोना भी कहते हैं, किसको, कपास को। तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी होती है। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में, क्योंकि मरुस्थल सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है। आगे कह रहा नाइजर यानी कि राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, जिसके बीजों में तेल की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है। तो डी मतलब 37 से 40% तक तेल पाया जाता है इसके बीजों में। तो इथोपिया, भारत तथा नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाया जाने वाला राम तिल के बीजों में कुल मात्रा का 1/3 के लगभग तेल पाया जाता है। राम तिल प्रोटीन और फैटी एसिड तथा तिनोलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। फिर आगे है तो फसल चक्र, यानी कि फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। नीचे दिए गुड़ का प्रयोग करना है। तो इसमें आरओ में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, तो उससे क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में आते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, नहीं कि दूसरा वाला। फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाना चाहिए। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलें उगानी चाहिए। उसके बाद एक कृषि साधनों का प्रयोग क्षमतापूर्वक ढंग से करना चाहिए। अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेशन होना चाहिए। फिर इसमें 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। खनिज शक्ति वाला तो क्या है, इसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, मतलब भारतीयों ने चीनी उद्योग का विकास किया। रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ कब हुआ। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का। तो इस तरीके से हम देखते हैं चीनी मिल 1907 देवरिया में कहीं आए भारत में। तो बी ऑप्शन सही। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में किसने, तो कावाजी डॉवर द्वारा नाना भाई बॉम्बे स्पिनर मिल में की गई थी 1854 में। देश के प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू वायु सुंबर सेन द्वारा रिसड़ा में बंगाल में, यानी कि रिसड़ा बंगाल में की गई थी। भारत में प्रथम बार स्टील जो है लौह इस्पात तो कहाँ 1874 में बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर इसको की जो थी बर्नपुर में की गई थी। जबकि भारत की प्रथम जो भारतीयों द्वारा स्थापित चीनी उद्योग है वो 1903 में देवरिया प्रतापपुर में की गई थी।
फिर आगे कह रहा है कि सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूटों को। तो चूना पत्थर सीमेंट मतलब किससे कौन सा पाया जाता है? खनिज दिया है, उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है ये खनिज। चूना पत्थर सीमेंट में, कॉपर तांबा बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज निर्माण में, मैग्नीज इस्पात। तो किसमें कौन सा यूज होता है? चूना पत्थर सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है, कॉपर यानी कि तांबा जो है बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण करने में, मैग्नीज इस्पात के निर्माण में किया जाता है। फिर जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो डी ऑप्शन सौर ऊर्जा है सबसे ज़्यादा। भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता सर्वाधिक योगदान 51% कोयला का है। अब सौर ऊर्जा को यानी कि जो अक्षय ऊर्जा है उसको बढ़ावा दे रही सरकार, तो उसमें सौर ऊर्जा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती। तो कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन दे रहा है बोकारो दामोदर नदी के तट पर, जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदियों, भद्रावती भद्रा नदी पर है। कहता हूँ कि भिलाई जो लौह इस्पात संयंत्र नदी के नज़दीक नहीं स्थित है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में, यानी कि जो भिलाई है छत्तीसगढ़ में है। मुंबई रेल लाइन के आसपास ही बनाया गया है। ठीक है। विश्व के भूगोल में देखते हैं तो समुद्री चक्रवाती तूफान यानी कि तौकते जो आया था ये अभी जल्दी ही आया था पिछले साल। किस महासागर से उत्पन्न हुआ? तो डी अरब सागर से उत्पन्न हुआ था तौकते तूफान। इसमें हर साल तूफान आते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चक्रवात वाले पोर्शन से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो रबड़ कहाँ? थाईलैंड में। उसके बाद कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन में, गन्ना कहाँ? ब्राज़ील में। तो रबड़ थाईलैंड में होती है, कहवा ब्राज़ील में होता है, जैतून जो है स्पेन में और गन्ना ब्राज़ील में। तो विश्व में गन्ना जो उत्पादन में भारत और ब्राज़ील का अग्रणी स्थान है। कहवा में भी, कॉफ़ी में, वहाँ कॉफ़ी के जो बागान है उनको फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में, तो वहाँ कॉफ़ी भी उत्पादित होती है। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, यूएसए और रसिया। तो इसमें कौन सा है? बी है, यानी कि चाइना है। उसके बाद में 2020 के अनुसार ये दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है? तो ये कौन? नॉर्वे जो है ये अपनी जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका 99% जल ऊर्जा से प्राप्त करता है। मानव भूगोल में क्या है? तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि यानी कि लैंड ऑफ प्रॉमिस इसको किसको कहा जाता है? तो ये कौन? मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो फिलीपींस देश में ही पाया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है तथा हवाना इसकी राजधानी है। ये सबसे बड़ा शहर है। जावा, सुलावेसी दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो इस तरीके से जो ये मिंडानाओ द्वीप है इसको कहा जाता है वादे की भूमि। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? ब्रुनेई दिया है, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो ब्रुनेई के साथ नहीं करता है। दिए गए विकल्पों में से ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ब्रुनेई 3 तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ है। एक तरफ समुद्र से घिरा है। मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी व तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सभी देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित द्वीपीय देश हैं। इसको सबसे अच्छा होगा कि अगर हम मैप से देखें, हम देखते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है और ये आपका वियतनाम हो गया और ये इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया का जो ये वाला प्रांत है यहाँ पर देखते हैं, तिमोर लेस्ते हो गया और ब्रुनेई यहाँ पर था ऊपर। इधर जो है, इधर वाला जो एरिया है यहाँ पर इंडोनेशिया से नहीं लगता है, इसी वजह से इसको कहा गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अगला जो क्वेश्चन दिया है कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो टोंगा दिया है, तुवालू दिया है, ताहिती दिया है, तनियन दिया है। तो कौन सा भाग नहीं है? तो ये डी नहीं है। तनियन जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पोलिनेशिया द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत महासागर में मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों के पूर्व में फैले हुए हैं। पोलिनेशिया जो है 1000 से भी अधिक द्वीपों का समूह है। इसके मुख्य द्वीपों में हवाई, समोआ, टोंगा, तुवालू, ताहिती आदि शामिल है। इन द्वीपों को हरी मणि के नाम से भी जाना जाता है। तिनियन द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का ही द्वीप है। ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर अगला जो है निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजधानी दिया है और देश दिए हैं। तो एंटीगुआ और बारबुडा की सेंट जोस दिया है, डोमिनिका की सेंट डोमिंगो, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर, बहामास की नसाउ दिया। तो इनमें से कौन सा गलत है? बी है, डोमिनिका की सेंट डोमिंगो नहीं है। कौन सी है? तो एंटीगुआ और बारबुडा की सेंट जॉस है, डोमिनिका की कौन है? रुसाऊ है, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर, बहामास की नसाउ है। जनसंख्या में नगरीकरण देखते हैं तो 2011 वाला जो आंकड़े हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं आए हैं पूरे।
तो इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही मतलब बढ़ते क्रम में इनको लगाना है। तो इसमें कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो हम देख लेते हैं यहाँ सीधे सीधे इस तरीके से। ऑप्शन ए जो है सही है। अरुणाचल प्रदेश इसमें कितनी है तो 9,51,000, मिजोरम में 10,36,000, नागालैंड में 17 लाख, फिर मेघालय में 25 लाख। तो सबसे ज़्यादा मेघालय में है इस तरीके से। जबकि इन्हीं उपर्युक्त राज्यों में अनुसूचित जनजाति का राज्य की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम अगर लगाना हो तो अरुणाचल प्रदेश में 68% है, मेघालय में 86% है, नागालैंड में 86 है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से हम देख रहे थे तो मेघालय में ज़्यादा थी इस तरीके से। फिर है क्या, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो किस बस्ती में है? अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और बेंगलुरु। तो अहमदाबाद में रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में मुश्किल से शायद 11% नगरीकरण की जो बिहार में कितना है? बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का 11% है, 16.3% उड़ीसा का है, राजस्थान की 24 है। भारत के सबसे ज़्यादा नगरीकृत गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश इसमें है। सबसे ज़्यादा जो सबसे कम है नगरीकरण वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में 10% है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो कौन सा है? तो आपका दमन एवं द्वीप में है। कितना है? तो यहाँ पर 618 लिंगानुपात है दमन द्वीप में। सबसे खराब यही है राज्यों और केंद्र शासित सभी जो मिला करके ओवरऑल अगर देखें तो सबसे खराब दमन एवं द्वीप में था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो डी यानी कि मुरादाबाद नहीं है। मिलियन मतलब 10 लाख की जो नगर है उनको मिलियन सिटी बोलते हैं। 2011 की जनगणना थी, उसके आधार पर 7 मिलियन शहर थे यूपी में, जैसे कि कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। उसके बाद भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया? तो न्याय की बात कही गई 3 तरीके की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। कौन सा है? ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर? तो अनुच्छेद 253 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने योग्य बनाती है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। इस तरीके से 250 में कहा कि राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून। 249 में कहा कि राष्ट्र हित के मामले में राज्य सूची के विषय पर संसद चाहे तो कानून बना सकती है। 252 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य जब संसद से कहेंगे तो उनके मामलों पर संसद कानून बना पाएगी। 253 क्या है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होंगी उनको लागू कराने के परिप्रेक्ष्य में संसद कानून बनाएगी, इस तरीके से कहा गया है। फिर अगला है कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसमें फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। प्रथम बार कब? चौथी लोकसभा के कार्यकाल में 67 से 69 तक एवं दूसरी बार 77 में किया है। श्री नीलम संजीव रेड्डी 77 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और इससे पहले 1969 चुनाव में इन्हें पराजय मतलब वीवी गिरी जब चुनाव लड़े थे उनसे ये हार गए थे। इस तरीके से राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गढ़पूर्ति क्या होनी चाहिए? तो जो 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। जो राज्य विधानमंडल की बात कह रहा है ये, सदन की कुल सदस्यता का आधा हिस्सा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 हिस्सा, सदन यानी कि जो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। तो कौन सा है? कुल सदस्यता का 10वां मतलब जो कोरम पूर्ति होती है लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ कोरम पूर्ति कितनी होती है? तो 10% होनी चाहिए। 10वां हिस्सा जो है उनकी कुल बैठक मतलब कि जितने सदस्य हैं उनका 10%। इस तरीके से फिर 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की? तो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। तो कौन सी नहीं की गई है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो उसका उत्तर जो है बी माना था आयोग ने। उसके बाद होना ये चाहिए था, इसमें 92वें संविधान संशोधन द्वारा पूछा गया है। और 1993 में कौन सी नहीं थी? तो इसमें 4 की चारों दे रहा है
जो 2003 में शामिल हुई हैं इस तरीके से। फिर क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था? तो ये कौन सा ऑप्शन? बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो दक्षिण एशियाई भारत क्षेत्र है उसके लिए 6 सूत्री प्रोग्राम दिया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी। अर्थव्यवस्था में क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी कह रहा है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003 में नहीं शुरू किया गया था। तो सही सुमेलित कौन है? राष्ट्रीय महिला यानी कि महिला समृद्धि योजना 1993 में, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में, महिला साम्राज्य योजना 1989 में शुरू की गई थी, और जो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना है 2001 में शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना दी गई है और प्रयुक्त विकास मॉडल कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल था? द्वितीय पंचवर्षीय में, तृतीय पंचवर्षीय में और चतुर्थ में? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल इसमें हम देखते हैं तो पहली में था। जो प्रथम में तो कौन था? हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी कि पहली में हेराल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय में महालनोबिस मॉडल है, उसके तृतीय में एस चक्रवर्ती, चतुर्थ में कौन सा? अशोक रुद्र मॉडल को अपनाया गया। इस तरीके से देखते हैं। फिर भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अभी वर्तमान में हम देखें कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, और जो कृषि क्षेत्र है वो कितना 18% के आसपास है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि विनिर्माण वाला वो 28% के आसपास है। फिर है एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है माना जाता है, तो क्या माना जाता है? उसको लघु कृषक कहा जाता है। देखो ये वाला क्राइटेरिया आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। सीमांत कृषक के लिए 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम कृषक जो है 2 से 4 हेक्टेयर वाले, मध्यम कृषक 4 से 10 हेक्टेयर वाले, और जो बड़े किसान हैं उनके पास जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है उनको बड़े किसान कहा जाता है। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक है कारोबार उन्हें जाना जाता है। अब इसको चेंज करके जो 2020 जो परिभाषा है अभी सरकार ने चेंज कर दी है, तो ये हम बाद में देखेंगे जब इकोनॉमी देखेंगे। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से इसका करंट में आ गया। फिर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन से सुमेलित नहीं? तो कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविधान अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, विक्रय यानी कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बी वाला नहीं है, 1870 नहीं इसका है, 1872 में दिया गया था। ठीक है। फिर मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली, तो इसमें कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो गवर्नर दिए गए जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनका कालक्रम दिया, जैसे डी डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आई.जी. पटेल, डॉक्टर डी सुब्बाराव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे उससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, ये चीज़ है। तो डॉक्टर आई.जी. पटेल 1977 से 1982, मनमोहन सिंह हैं 82 से 85, सी रंगराजन 92 से 97, डी सुब्बाराव यानी कि डॉक्टर सुब्बाराव 2008 से 2013 तक रहे हैं। इस तरीके से है। फिर विज्ञान वाला पोर्शन, तो एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो इसका ऑप्शन डी है, यानी कि अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ, यानी कि स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स जो हैं इस तरीके की तरंगें। तो एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता हो। अंतः अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में, यानी कि अतः अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं केवल ठोस में तनावयुक्त डोरियों एवं द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंग का ये उदाहरण दिया है। निम्नलिखित कौन सा नहीं है, सही नहीं है? तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज तक पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। तो सुनने की जो दृढ़ता है 1/10 सेकेंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। तो बी जो है सही नहीं है। मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए नहीं होती है, नीले रंग के लिए ऐसी होनी चाहिए। मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए नहीं बल्कि हरे रंग के लिए सबसे सुग्राही होती है, सबसे अधिक सुग्राही होती है। प्रत्येक रंग का अपना एक तरंग दैर्ध्य होता है। हरे रंग का तरंग दैर्ध्य नीले एवं लाल रंग के मध्य में आता है, तो नीले और लाल के मध्य में आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, यही कारण है कि लाल एवं नीले रंग की अपेक्षा हरा रंग हमारी आंखों के लिए सुग्राही होता है। मनुष्य का कान 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, जिसमें 10,000 हर्ट्ज जो है सुग्राही रहती है। कान के सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि भी आएगी तो वह पहली वाली के साथ मिल जाएगी। दृष्टि की दक्षता 1/16 होती है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो क्या है, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ें, दोनों समांतर क्रम में। तो इसमें कह रहा है बी, यानी कि जो बी में अधिक है संभावना। तो क्या कह रहे हैं, दो एक जैसे बल्बों को समानांतर क्रम में
तो एक जैसे बल्ब हों उनको समानांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाए। अतः न्यूनतम प्रतिरोध होने पर समानांतर क्रम में जुड़े बल्बों से अधिक रोशनी मिलेगी। इसके अतिरिक्त अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अतः अधिकतम प्रतिरोध होने पर श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों पर रोशनी कम मिलेगी, इस तरीके से कहा गया है। अगला, रसायन विज्ञान में कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो सल्फर, लोहा, जस्ता, कैल्शियम। तो बी सल्फर जो होता है। दिए गए विकल्पों में सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी तत्व सल्फर है, यानी कि सल्फर जो है सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। कैल्शियम तनों के अग्रभागों में वृद्धि तथा पत्तियों को, यानी जो प्राकृतिक रूप से देखें उस तरीके से, तो कैल्शियम जो है तनों में अग्रभागों में वृद्धि, पत्तियों को गिरने से रोकने सहायक होता है। जस्ता न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है तथा लोहा पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय हेतु आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप प्रदूषण। तो इनमें से कौन सा है? तो ए है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो सड़े हुए जो वनस्पति जो हैं एवं पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गहरा रंग, यानी कि कौन सा है? तो सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल टूटने से उत्पन्न होता है, जैसे दलदलों और सीवरों में। इस प्रक्रिया के आमतौर पर अवायवीय पाचन, एक वायवीय पाचन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरा होता है अवायवीय पाचन, ये बिना ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो नहीं होता है वो अवायवीय होता है, जो सल्फेट को कम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। फिर मानव चिकित्सा यानी कि जंतु विज्ञान में क्या है? तो 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो ये कह रहा है ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित करता है तथा उपवास या भोजन न करने के कारण ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत के निचले भाग में एक छोटी थैली के रूप में स्थित पित्ताशय में ही यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस संचित होता है। खास करके देखा होगा जब कोई अनशन करता है तो उसको जूस पिलाया जाता है जब उसका अनशन तोड़वाया जाता है, ना कि खाना खिलाया जाता है। ये शायद उसी की वजह से होता होगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो कौन सा है? तो ये गोसामर कहते हैं इसको, जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहलाता है। मकड़ियाँ तरह तरह के रेशमी तंतुओं के उत्पादन में दक्ष होती हैं। इन रेशमी तंतुओं का उपयोग मकड़ियाँ केवल शिकार फंसाने के लिए ही नहीं करती, बल्कि अपने बिलों के द्वार को ढकने तथा उनकी भीतरी दीवारों पर नरम स्तर के निर्माण के लिए भी करती हैं। टसर रेशम का उत्पादन टसर कीटों के द्वारा किया जाता है। ये अर्जुन, लाल, जामुन, बेर आदि वृक्षों पर पाए जाते हैं। मूंगा रेशम मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। तो भारत का मूंगा रेशम है उसके उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। इस तरीके से हम देखते हैं। अहिंसा रेशम उत्पादन की एक आधुनिक विधि है जिसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय है, अहिंसा विधि कहा जाता है इसको इसीलिए। फिर है खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन सा है? अंडा जो है। मछली, दाल, केला वगैरह से अंडा जो है, अंडा में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अमीनो अम्ल में एमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ध्यातव्य है कि सोयाबीन दाल प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। तो सोयाबीन दाल जो है प्रोटीन के लिए सर्वोत्तम स्रोत हैं। फिर तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो क्या इसमें ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसका औषधि उपयोग है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं फ्लेवोनोइड्स, लिथियम बाइकार्बोनेट। तो से इसका कौन? फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स है जो पाया जाता है इसमें तुलसी के पौधे में। औषधि महत्व फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आसिमम सैंक्टम इसका वैज्ञानिक नाम है जो तुलसी पौधा है। यह एक बीजपत्री शाकीय पौधा है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत रोग और श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। कृषि एवं पशुपालन क्या है? तो कृषि पशुपालन वाला भी पोर्शन इसमें शामिल है। आर में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो भैंस की ये नस्ल दी बतावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुनापारी, भेड़ थार पारकर। देखो प्री का क्वेश्चन सीधे सीधे मेंस में इसने रिपीट कर दिया था। हमने मेंस जब कराया तो उसमें ये वाला भी क्वेश्चन आया था। इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो इसमें भैंस की कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं? इसमें कह रहे हैं भैंस
मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरत, नागपुरी भैंस की प्रजातियाँ हैं। नस्लें गाय की कौन है? तो काकरेज सबसे भारी है, सिंधी, साहीवाल, नागौरी, जरसिंध है, संकर नस्ल बोलते हैं इसको, थार पारकर, गिरी, देवनी, लाल सिंधी। बकरी की जमुनापारी, अंगोरा, एंग्लो नुबियन, सानेन, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मगरा, दानपुरी आदि ये सब बकरियों की नस्लें हैं। फिर है भेड़ की, तो लोही सर्वाधिक दूध, कच्छी, कुका, गुरेज, नुरेज, बीकानेरी, चाकेला, मागरा, दानपुरी, ये सारी किसकी हैं? तो भेड़ की भी हैं। भेड़ और बकरी में कुछ कुछ सेम है। थारपारकर गाय की नस्ल है, ना कि भेड़ की, इसलिए। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो इसमें ऑप्शन दिया है गाजर, टमाटर, प्याज, भिंडी। तो भिंडी की है। भिंडी की प्रजाति का नाम क्या है, यानी कि नस्ल का नाम क्या है? तो काशी लालिमा नाम है इसका है। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति। इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो IIVR वाराणसी के द्वारा जो किया गया है। जो कृषि और विकास संस्थान है ये बनारस में, ये भी क्वेश्चन आता है। साग भाजी अनुसंधान संस्थान जो है ये बनारस में है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो कीटों के नियंत्रण हेतु, वानस्पतिक प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण हेतु, खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो बी ऑप्शन इसका सही है। गूटी लगाने का कार्य वानस्पतिक प्रसारण, जो वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। यह कलम विधि का एक प्रकार है जो गूटी लगाना होता है। कलम विधि का प्रयोग पौधों के अलैंगिक वानस्पतिक जनन के लिए किया जाता है। इस विधि से कलम तैयार करने के लिए शुरुआत में शाखा को पौधे से अलग करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कलम तैयार होने के बाद शाखा को काटा जाता है। फिर कंप्यूटर्स में आ गए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। क्या है? तो CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। तो इसमें कह रहा है कि सही कौन कौन से? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल को, www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। LU क्या? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग नहीं है, ये क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU जो होता है ये कंप्यूटर का मेन पोर्शन होता है, एक तरीके से कह सकते हो कंप्यूटर का दिमाग होता है ये। तो इनका शॉर्ट फॉर्म दिया है और पूरा उनका फुल लेंथ दिया है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित से कौन सा संबंध नहीं? तो 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। तो इसमें सी सही नहीं है। 1 गीगाबाइट में 1024 किलो की जगह पर मेगाबाइट होते हैं, ये चीज़ होना चाहिए था। तो 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होना चाहिए, 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट है, यही ऑप्शन गलत दिया था। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट है। उसका पर्यावरण द्वारा देखते हैं, तो क्लाइमेक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कौन थे? FE क्लेमेंट्स थे। यानी कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन FE क्लेमेंट्स द्वारा किया गया था। मोनोक्लाइमेट्स एक पारिस्थितिकी अवधारणा है। किसी क्षेत्र के समुदायों के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमेक्स या समुदाय या क्लाइमेक्स कहते हैं। यह समुदाय अंतिम स्थायी, स्वनियंत्रित और भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के साथ साम्य स्थापित स्थिति में होता है। समुदायों के क्या है? तो यह क्लाइमेक्स कहते हैं। इस समुदाय के अंतिम स्थायी, स्वनियंत्रित, भौतिक एवं जैविक स्थिति में समुदायों के अनुक्रमण की अवस्था को शेर यानी कि शेर कहते हैं। क्लेमेंट्स के एकल चरम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का एक अंतिम चरम यानी कि जो प्रत्येक क्षेत्र का एक अंतिम चरम समुदाय होता है, जिसकी तरफ सभी समुदायों का विकास होता है। उनका विश्वास था कि जलवायु वनस्पतियाँ का निर्धारण करने वाला और किसी क्षेत्र के क्लाइमेक्स चरम का एकल तरीका होता है। इस तरीके से उन्होंने कहा था। फिर सूचियों को सम्मिलित करना है कौन सी? तो भारतवर्ष अधिनियमों के नाम है, वर्ष कब है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 दिया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये इस तरीके के क्वेश्चन कई आते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। इस तरीके से कई जो प्रोजेक्ट आते हैं, अधिनियम आते हैं, उनको पूछ देता है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो किसमें? जल में घुली क्लोरीन की मात्रा, जल में घुली ओजोन की मात्रा, जल में घुली नाइट्रोजन या जल में घुली ऑक्सीजन। तो इसको बोलते हैं, जो इसका नदी का प्रदूषण है, इसमें जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा से मापा जाता है। इसको BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में से मापा जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या? तो घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम नहीं है? तो सबसे कह रहा है घटते सबसे ज़्यादा से कम आने की तरफ। तो सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव, सागर। तो सी ऑप्शन सही है घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव की, फिर घास का मैदान, फिर झील, फिर सागर। क्योंकि सागर की गहराई ज़्यादा होती है तो वहाँ उत्पादकता कम हो जाती है।
धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किससे संबंधित है? तो इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है धूपगढ़ वही है। धूपगढ़ सतपुड़ा की चोटी पर पाई जाती है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक है। ये एमपी वाले एरिया में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 2 जिलों में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय एमपी में काफ़ी फैला हुआ है। फिर भारत वन स्थिति रिपोर्ट अभी नई आ गई है, तो इसको नए को देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो बी, पश्चिमी घाट। तो भारत में जो है 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। एक है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और सुंदरलैंड यानी कि निकोबार द्वीप समूह वाला जो क्षेत्र है। 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट वो होते हैं जहाँ स्थानीय आबादी का सबसे ज़्यादा, मतलब जो स्थानीय प्राकृतिक जैव विविधता है उसका ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए, और वो अब लगभग 70% तक विनष्ट हो गई हो और 1500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हो, इस तरीके से कहा गया है। प्रादेशिक सामान्य ज्ञान यानी कि यूपी स्पेशल क्या है? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार की हुआ था? तो डी कह रहा है 1797 में हुआ था। तो वर्ष 1797 प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। शुजाउद्दौला के पश्चात आसिफउद्दौला और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना है। इन्हीं के समय में उल्लेखनीय है कि शहादत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई है। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर बना है 2020 में, इसमें सम्मेलन भी हुआ था, में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन किया था? तो कौन सा था वो? भारत डायनामिक्स लिमिटेड था। उसके बाद है जो दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये क्या है? तो उपयुक्त का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो कौन सा? आल्हा है। मतलब आल्हा वाली जो बुंदेलखंडी भाषा में लिखा गया है उसके ये लाइनें हैं। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? तो सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और सादा नदी। तो इसमें कौन सी माना था? इसमें सी, गंडक नदी को माना था आयोग ने। गंडक नदी का उद्गम नेपाल, ये क्वेश्चन विवादित रहा था, लेकिन गंडक को ही माना था इसने। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए पटना के पास से मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। उसका हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालू वाला खोल नामक शिवाली पहाड़ी से निकलकर बहती है। उसके बाद में अगला है शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य में के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो जाती है। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो भारत में गन्ने का उत्पाद का सबसे बड़ा हब है यूपी। पहले महाराष्ट्र कुछ समय के लिए हुआ था, फिर से यूपी हो गया है। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक है। दुग्ध उत्पादक में यूपी अभी आधिकारिक आंकड़े में यही दिखा रहा है, लेकिन राजस्थान हो गया है, कुछ पॉइंट से अंतर है। तो इस वजह से देखो इसका उस समय आयोग जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्या आंकड़ा आता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी। तो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक इसमें कौन सा? 1 और 2 सही है। बाकी जब ये क्वेश्चन आया था उस हिसाब से दूसरा भी ऑप्शन सही है। अभी जो नए आंकड़े आए हैं उसमें अंतर हुआ है, राजस्थान पहले पे आ गया है। तो एक बार हम जो आर्थिक आंकड़े हैं उनको पेपर से पहले देख लेंगे अच्छे से। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में, तो जो मतलब यूपी में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनके बारे में, जैसे मेरठ का अधिवेशन कब हुआ था, कानपुर का, लखनऊ का, बनारस का। तो 1916 में जो था लखनऊ वाला सबसे फेमस है। उसके बाद बनारस का 1905 में हुआ था। आगे का हम देखते हैं, कानपुर में 1925 में हुआ था। और मेरठ का कब फिर हो बचा? तो 1946 में हो गया था। इस तरीके से कानपुर मतलब यूपी में जो कांग्रेस थी उसके अधिवेशन, तो मेरठ का 55वां हुआ था 1946 में, JB कृपलानी अध्यक्ष थे। कानपुर का 41वां 1925 में सरोजिनी नायडू थी, यानी कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष यही बनी थी। लखनऊ 32वां हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार, यही वो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ साथ आई थी और नरम दल और गरम दल एक साथ आए थे। फिर बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके अध्यक्ष। उसके बाद में क्या अगला है? तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान कहाँ? तो जल विहार मेला कहाँ लगता है? बुंदेलखंड कह रहा है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। शुक्रताल का मेला तो मुजफ्फरनगर। कौन सा गलत है? तो ये कह रहा है बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं होता है। तो जल विहार मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में, बलदेव मेला छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में होता है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर दिया है, श्रावस्ती है, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो कुशीनगर जो है
ये सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती तथा लखीमपुर सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले भी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किसी ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी मेला, बावरो बाबा का मेला, फूल डोल मेला और बटेश्वर मेला। तो हम देखते हैं ये कौन सा है। तो ए नौचंदी मेला जो यूपी का है, मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि के टाइम लगता है। इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इसकी शुरुआत 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूलडोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। फिर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो लगभग कितना है? 23% है। इस तरीके से दिया है, 23.7% दिया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1833 में कर दिया गया है। यूपी के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, यानी कि जो गवर्नर जनरल था वह उसके अधीन रहा था। फिर निम्नलिखित में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र सर्वोच्च है? तो कौन यूपी में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है? कितनी होती है? तो इसमें कह रहा है 74%। ये काफ़ी बार पूछा गया सिंचाई वाला। नलकूप से होती है। यहाँ कुल सिंचाई में 74% नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा 15%, कुआं द्वारा सिंचाई 8.7%, तालाब, झील एवं पोखर द्वारा 0.5% से की जाती है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद नलकूप मतलब ट्यूबवेल की बात की गई है। फिर क्या पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति कहाँ? तो कोल या कोयल अलीगढ़। महोत्सव नगर कहाँ है? तो महोबा को। उसके बाद में कह रहा है कि महादेव यानी कि महोदय नगर, कन्नौज। जेजाग भुक्ती जो कौशाम्बी है। जैसे जेजाग भुक्ती जो ये गलत है, जेजाग भुक्ती बुंदेलखंड का नाम है। तो कोयल या कोयल अलीगढ़ को कहते थे, महोत्सव नगर महोबा को, महोदय श्री कन्नौज को, जेजाग भुक्ती जो है बुंदेलखंड का पुराना नाम था। उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुजाउद्दौला, अशफाकुद्दौला, राजा चेत सिंह और राजा महिब नारायण। तो राजा चेत सिंह ने किया था। ये कब हुआ? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780 से 81 का नेतृत्व जो है राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा था और मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस व्यवहार पर विद्रोह कर दिया था। ये मामला था। उसके कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कौन सा कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के बीच हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 2 सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। तो ये प्रारंभिक जो मंदिर निर्माण की जो शैली है उसके प्रारंभिक चरणों में से गुप्तकालीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखते हैं क्या है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित से किस स्थान को मिला है? तो कौन सा है वो? निजामाबाद है। निजामाबाद आजमगढ़ का उत्तर प्रदेश का जिला है। 2015 में इसको दिया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से बनाई जाती है उसकी बात की गई है यहाँ। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर क्या था? प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो इसमें कौन सा सही है? ये सही है। अन्न, जौ और धान नहीं है। कौन सा? उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं 9000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व के मिले हैं। वैश्विक रूप से जो वैश्विक रूप से प्राचीनतम साक्ष्य हैं। इससे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो थे मेहरगढ़ में गेहूँ और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। तो इस तरीके से कहा जाता है। फिर अगला है पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? तो जो केबल कार सेवा है ये डी यानी कि अमित साहब ने कहा मिर्ज़ापुर में जनपद में शुरू की थी। तो यह विंध्याचल धाम के पवित्र त्रिकोण की काली खोह में प्रारंभ की गई। यह रोपवे परियोजना 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग 199 मीटर जबकि दूसरा भाग 102 मीटर का था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चैती लोकगीत है और गायन का अवसर कब गाया जाता है? तो चैती संस्कार गीत है। कजरी ब्रज का लोकगीत है। रसिया जो है विवाह है मौसमी गीत है। सोहर कौन सा है? मौसमी गीत है। तो इसमें सम्मिलित करना है आपको।
सोहर तो आई थिंक सभी पहचानते होंगे। चैती क्या है तो मौसमी गीत है, कजरी विवाह है मौसमी गीत है, रजिया ब्रज का लोकगीत है और सोहर संस्कार गीत है। तर्कशक्ति परीक्षण वाले अभी हम छोड़े दे रहे हैं, इनको बाद में देखा जाएगा, इनके लिए पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे। समसामयिकी वाले भी छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद विविध वाले जो पोर्शन है उसको देख लेंगे। तो विविध का कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो कहाँ है, पेरू यानी कि लीमा में। लीमा पेरू देश है, लीमा उसकी राजधानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के कुफरी शिमला में। तो भारत का जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है तो एशियाई जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एशियाई जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ तो यूपी के वाराणसी में है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं, तो एक तो दे रहा स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। तो इनमें से कौन कौन सी जो कौशल विकास से संबंधित योजनाएं तो सी हैं, स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस कौशल विकास से संबंधित है, जबकि विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी की जो स्ट्राइड योजना है ये यूजीसी की है। तो क्या है, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए शुरू की गई थी स्ट्राइड योजना। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर अगली है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, जर्मन वाच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बैंक। तो इसमें से कौन सा जर्मन वाच द्वारा कौन सी है तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद कह रहा है क्या, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की निम्नलिखित कौन सी पुस्तकें जुलाई 2000। तो पुस्तकों वाले जो क्वेश्चन है एक आध तो रहते ही रहते हैं हर साल। इसमें डी का है तो द इंडिया स्टोरी है। उसके बाद अगला है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था, तो एक का पारित किया गया था 2005 में पारित किया गया था। भारत में आपदा से लड़ने के लिए एक नेशनल एनडीआरएफ जो गठित हुआ था वो 2005 के अधिनियम द्वारा ही बाद में गठित किया गया था, और इसके लिए एक प्राधिकरण भी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फिर है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो ऋतुएं भारत में चलती हैं इनको कैलेंडर जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, मतलब जैसे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। तो इसमें दिया गया कौन कौन, भारतीय कैलेंडर या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो पंचांग के अनुसार किया जाने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। इसके अनुसार प्रश्न में दिए गए ऋतुओं का सही क्रम क्या है, तो पहले बसंत आती है, फिर ग्रीष्म आती है, फिर वर्षा, फिर शरद आती है, इस तरीके से। तो ये कैलेंडर वाला हमने पूरा एक वीडियो भी डाला है। जिबूती आचार संहिता संबंधित किससे है, तो जिबूती आचार संहिता जो संबंधित है वो समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। जिबूती आचार संहिता का संबंध समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से है। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री जहाज़ों पर होने वाली चोरी और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने के लिए जिबूती आचार संहिता को 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया था। वर्ष 2017 में जिबूती आचार संहिता में सऊदी अरब के जद्दा में संशोधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे जद्दा संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसी संशोधन में ब्लू इकोनॉमी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया था। फिर अगला जो 30वां नंबर है 130, अपने समय का चर्चित उपन्यास झांसी झीनी झीनी बीनी चंदरिया के लेखक कौन है, तो सी अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह। यह उपन्यास बनारस के साड़ी बुनकरों की जिंदगी पर आधारित है। इनकी रचनाएं हैं क्या, तो अपवित्र आख्यान, मुखड़ा क्या देखे, समर शेष है, जहरबाद, दंत कथा, अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, शादी का जोकर, टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल। ये बुक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक मॉडर्न मतलब जो करंट अफेयर्स की बुक होती है, और एक दो क्वेश्चन रहते हैं जो पहले की किताबें हैं उनसे रहते हैं। फिर कह रहे निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कौन सा, तो चुकंदर से क्या बनता है, शहद, ग्लूकोज और शहद में क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास सेलुलोज, दुग्ध लैक्टोज। तो इनमें क्या है, कह रहा है कि चुकंदर में चीनी होती है, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास में सेलुलोज और दुग्ध में लैक्टोज पाया जाता है। भारत शहरी वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है, तो बी भारत शहरी वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी की शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा दिल्ली में स्थापित की गई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आम सबसे बड़ा उत्पादक और जो फल हैं, तो आम का सबसे बड़ा कौन, इसमें जम्मू कश्मीर दे रहा है, लीची केरल, नारियल बिहार, सेब उत्तर प्रदेश। तो आम का सबसे बड़ा कौन है, तो उत्तर प्रदेश, लीची का बिहार है, नारियल का केरल है, सेब का जम्मू और कश्मीर है, इस तरीके से दिया है।
अगला है कि कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। ब्रेंट मतलब क्या है कि कच्चे तेलों की जो कीमतें होती हैं उनको बोलते हैं ब्रेंट ऑयल, मतलब ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ब्रेंट क्रूड स्वीट लाइट क्रूड ऑयल का एक व्यापारिक वर्गीकरण है। मतलब ब्रेंट क्रूड और स्वीट लाइट क्रूड इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है जो तेल कीमतें हैं उनको, जो दुनिया भर में तेल खरीदने के लिए उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं तो भाषा दी है और देश दिया कौन सा भाषा, तो डेनिश डेनमार्क डच नीदरलैंड मंडारिन चाइना भाषा थाईलैंड। तो कौन कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो डेनिश जो है डेनमार्क की है, डच नीदरलैंड की है, मंडारिन जो है चाइना की है, थाई कौन सी थाईलैंड की है। तो 20 मिलित है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं डाविंची और वेरिटास जो है ये 2 उपग्रह भेजे गए थे नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है। तो ये क्या थे, भी शुक्र पर भेजे गए। डाविंची और कौन सा वेरिटास जो है ये मिशन शुक्र पर भेजने की बात की गई थी। ये 28 से और 30 तक की अवधि के दौरान लॉन्च किया जाएगा इनको आगे आने वाले टाइम में। फिर है मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच, ये भी पूछा गया था उसमें करंट अफेयर्स का था। तो ये है कि ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी, जो ढाका बांग्लादेश में, न्यू जलपाईगुड़ी जो इसमें पश्चिम बंगाल में, वहाँ के बीच में बंधन एक्सप्रेस भी शुरू की गई थी। खुलना और कोलकाता के बीच में यात्री ट्रेन सेवा है। पारंपरिक लोकनाट्य क्या है, तो भांड पाथर किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, तो कहाँ से, जम्मू कश्मीर से संबंधित है भांड पाथर, ये भी पारंपरिक लोकनाट्य है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए जो प्राथमिक ऊर्जा कौन सी, ज्वारीय ऊर्जा शक्ति है। तो ये सुमेलित नहीं, तो सुमेलित कौन कौन सा है, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। अब है कि प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत ऐसी ऊर्जा को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हो तथा उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया गया हो। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण के अंतर्गत नवीकरणीय संसाधन में पवन सौर तथा ज्वारीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है तथा गैर नवीकरणीय ऊर्जा के तहत जीवाश्म ईंधन को रखा जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं। अगला क्या है, तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कि CDP यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति कब आई थी। उसका तो है कि विलेज स्कीम की शुरुआत कब की, KVS जो है। उसके बाद में कह रहा है कि जिला ग्राम विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना कब की गई थी। तो इसमें देखते हैं यानी कि विलेज स्कीम जो है अगस्त 1952 में, सामुदायिक यानी कि CDP 2 अक्टूबर 1952 को, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति 57 में, जिला ग्राम विकास अभिकरण जो है 1999 में शुरू किए गए थे। तो इस तरीके से हम 140 जो क्वेश्चन थे प्री पेपर में 140 पे क्वेश्चन आते हैं और जो मेंस है उसमें 120 आते हैं। तो 140 क्वेश्चन में से हमने रीजनिंग और जो करंट अफेयर्स थे उनको छोड़ करके सारे क्वेश्चन देखे हैं। आने वाले टाइम में फिर हम अगला क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और नोटिफिकेशन जब आता है तो उस पर डाला जाएगा वीडियो। बाकी एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर में होगा, तो तब तक अभी से लगेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।